गुड इवनिंग ऑल। जल्दी से लाइव आ जाइए सभी ताकि हम अपनी क्लास शुरू करें आज की। जल्दी से लाइव आ जाइए। गुड इवनिंग ऑल। हाँ जी, जल्दी से जल्दी लाइव आइए, बहुत कम बच्चे आए हैं अभी। चलो जी, हम शुरू करते हैं हमारी क्लास आज की। थर्टी 35 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं लास्ट क्लास तक। 36 नंबर क्वेश्चन से आज शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। शेषवावस्था में संवेग होते हैं। शेषवावस्था में संवेग होते हैं। जब बच्चा शिशु होता है तो उसमें कौन कौन से इमोशंस होते हैं? तो देखिए, पहला है भय, दूसरा है क्रोध और प्रेम, और उसके बाद पीड़ा या उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन आपके पास, बताइए। शेषवावस्था जब बच्चा है, जो शिशु होता है, तो उसमें कौन कौन से संवेग होते हैं? डर होता है, क्रोध होता है, प्रेम होता है, पीड़ा होती है, या सभी होते हैं? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, जो कि आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो बताइए, भारत ने आंसर दिया है डी, संजू रानी ने भी डी आंसर दिया है। हाँ जी, बाकी बच्चे भी बताइए। अमरजीत का ए है, डी है, दीपा का भी डी है। शेषवावस्था में बच्चे में कैसे संवेग होते हैं, कैसे इमोशंस होते हैं? डर होता है, क्रोध होता है, प्रेम होता है, पीड़ा होती है, या सभी होते हैं? डी आंसर आ रहा है। भावना का भी, रितु का भी डी, रवीना डी, प्रियंका रानी ने भी डी आंसर दिया है। हाँ जी, जल्दी बताइए बाकी बच्चे भी, क्या आंसर आएगा इसका? शेषवावस्था में जब बच्चा छोटा होता है तो उस समय बच्चे में कौन कौन से संवेग होते हैं? बाकी बच्चे भी रिप्लाई दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। भय भी होता है, क्रोध भी होता है, प्रेम भी होता है, और पीड़ा भी होती है। यानी कि जिसने भी डी आंसर दिया है बिल्कुल ठीक है। जिसने भी डी आंसर दिया है बिल्कुल ठीक है। शेषवावस्था में बच्चे में चारों संवेग होते हैं। बच्चा डरता भी है, बच्चे को गुस्सा भी आता है, प्रेम की भावना भी होती है बच्चे में, और दर्द भी होता है, यानी कि पीड़ा भी होती है। तो चारों के चारों संवेग होते हैं बच्चे में। कोई बात नहीं विजय रानी, अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही था हमारा, जो कि था कि शेषवावस्था में बच्चे में कैसे संवेग होते हैं। तो ये चारों ही संवेग होते हैं बच्चे में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए, किसी भी बच्चे में समाजीकरण का प्रथम स्रोत क्या होता है? किसी भी बच्चे में समाजीकरण का स्रोत क्या होता है? अगर आपने सामाजिक शिक्षा देनी है बच्चे को, तो उसके लिए सबसे पहला माध्यम क्या होगा? परिवार होगा, स्कूल होगा, मंदिर होगा, या जंगल? 4 ऑप्शन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 37, आज हमने 36 से शुरू किया है, क्वेश्चन नंबर 37 पे हम आ चुके हैं। तो बताइए, आज का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। भरत का आंसर आया है ए, विजया रानी का भी ए,
पूजा शर्मा का ए, भावना का भी ए है, संजू रानी ने भी ए आंसर दिया है। क्या पूछा गया है? किसी बच्चे के लिए समाजीकरण यानी कि सामाजिक शिक्षा का सबसे पहला माध्यम स्रोत क्या रहेगा? बच्चा कहाँ से सामाजिक बातें सीखेगा? परिवार से, स्कूल से, मंदिर से या जंगल से? सभी का लगभग ए आंसर आ रहा है। बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। अभी तक जिन बच्चों ने आंसर दिया है सभी ने ए आंसर दिया है, यानी कि परिवार। बाकी बताइए। रितु का भी ए आ गया, रवीना का भी ए आंसर आया है। हाँ जी बिल्कुल ए ही आएगा। बच्चा सामाजिक बातें कहाँ से सीखेगा? परिवार से सीखेगा। सबसे पहले बच्चा सामाजिक बातें कहाँ से सीखेगा? परिवार से। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? परिवार ही आएगा। स्कूल में बच्चा बाद में जाता है, पहले बच्चा परिवार में रहता है और परिवार में जिस तरह का माहौल होता है बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। गुड इवनिंग कल्पना। 37 का बी नहीं जी, 37 का ए आएगा। परिवार से सीखता है बच्चा सबसे पहले, बाद में वो स्कूल में जाना शुरू करता है। ठीक है, तो हाँ जी 37 का क्या आ जाएगा? परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपना कैसा बर्ताव रखेंगे? गुड इवनिंग मनीषा, गुड इवनिंग ललिता, जल्दी आ जाया करो, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि आप अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपना बर्ताव कैसा रखेंगे? सबसे पहला है कि कठोर रहेंगे, दूसरा है स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्ण रहेंगे, तीसरा है सामान्य, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आप अपनी क्लास के बच्चों को सामाजिक तौर तरीके सिखाना चाहते हो तो आपका जो बिहेवियर है वो बच्चों के साथ कैसा रहेगा? कठोर रहेगा, स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्ण रहेगा, सामान्य रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? हाँ जी बिल्कुल बी आंसर आने शुरू हो चुके हैं। शालू शर्मा का बी, विजया रानी का बी, भरत ने सी दिया है, रवीना, अमरजीत, रवीना, पूजा, सब ने बी आंसर दिया है। और एक चीज और करना, आज सभी अपना अपना स्कोर भी बताना लास्ट में कितना रहता है। 36 से क्वेश्चन हमने शुरू किए हैं, आप लोग मेरे को अंत में ये भी बताना कि आपका स्कोर कितना रहा है, कितने क्वेश्चन आपके राइट गए हैं। ठीक है, तो हाँ जी देखिए इसका क्या आ जाएगा? आंसर नंबर बी आ जाएगा, 38 का बी। स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्ण अगर आपका व्यवहार होगा तभी आप बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर सकते हो, तभी उनको समाज के तौर तरीके सिखा सकते हो। अगर कठोर रहोगे तो भी बच्चा नहीं सीख पाएगा, अगर आप नॉर्मल रहोगे तो भी नहीं, अगर आप उनके साथ प्यार की भावना रखोगे तो वो बिल्कुल समझ पाएंगे। तो क्या आ जाएगा? 38 का बी आंसर आ जाएगा। हाँ जी गुरप्रीत का भी बी, पूजा भाटिया बी, विजया यादव बी, बिल्कुल बी आंसर आएगा। गुड इवनिंग मनीषा, जल्दी आया करो थोड़ा, क्वेश्चन 3 हो चुके हैं हमारे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन में क्या है कि एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण यानी कि समाज से रिलेटेड शिक्षा है बच्चों को देना आप क्यों जरूरी समझते हैं? नंबर 1 बच्चों के समाजीकरण में सहायक है, नंबर 2 बच्चों को अच्छे प्राप्तांक दिलाने में सहायक है, नंबर 3 यह सबसे आसान शिक्षण है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 39 का ए आंसर आ चुका है। विजया रानी का, आप एक टीचर हैं और आप बच्चों को सामाजिक शिक्षा देना क्यों जरूरी समझते हैं? शालू शर्मा ए, कल्पना का भी ए, मिस्टर वर्मा ए, पूजा शर्मा ने भी ए आंसर दिया है, भावना ने भी ए आंसर दिया है।
हाँ जी, बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। रितु का भी ए है, प्रियंका रानी का भी ए है। क्वेश्चन नंबर 39 बिल्कुल ए आंसर ही आ रहा है सबका। पूजा भाटिया ए, बिल्कुल। क्यों चाहते हैं हम ऐसा, ये क्यों होता है ऐसा कि बच्चों के सामाजिकरण में सहायक होता है, इसीलिए हम सामाजिक शिक्षण है वो देना जरूरी समझते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, ए आंसर। सभी बच्चों ने ही ए आंसर दिया है, तो आपका आंसर ये बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 39 का क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। प्रियंका सिंह लेट हो गए, गुड इवनिंग। देखिए, चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानियां हो सकती हैं। चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानियां हो सकती हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद देखो ऑप्शंस। व्यवहार कुशलता की अवहेलना होती है, जीविकोपार्जन में सहायता नहीं मिलती है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना हो सकती है, या उपरोक्त सभी। अगर आप चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य समझ लो, आप ये मानो कि अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि बच्चे का चरित्र है वो सही हो, बच्चे का करैक्टर सही रहे, तो अगर आप सिर्फ इसी बात को लेके चलते हो तो इनमें से क्या हानि हो सकती है। पहली है कि व्यवहार कुशलता की अवहेलना हो सकती है, दूसरा है कि जीविकोपार्जन में सहायता नहीं मिलती, तीसरा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना हो सकती है, या चारों चीजें ही हो सकती हैं। सबके डी आंसर आ रहे हैं। विजय रानी का डी है, दीपा का भी डी है, मिस्टर वर्मा, शालू, अमरजीत, कल्पना, मनीषा, पूजा शर्मा, प्रियंका सिंह, प्रियंका रानी, रितु, सभी का डी आंसर आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, क्या आ जाएगा इसका, डी आंसर ही आ जाएगा कि अगर हम शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ चरित्र निर्माण समझेंगे तो ये तीनों की तीनों हानियां हो सकती हैं। तो डी आंसर आ जाएगा, उपरोक्त सभी। बिल्कुल ठीक है जी, सभी का, सभी ने लगभग डी दिया है। ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लोगे तो आप कर पाओगे आंसर। हाँ जी, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। विशेष रूप से जरूरतमंद, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जरूरतमंद होते हैं, ठीक है, तो उनकी शिक्षा का प्रबंध कैसा होना चाहिए। नंबर ए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही होना चाहिए, या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा होना चाहिए, और थर्ड है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा होना चाहिए। ऑप्शन डी है विशेष विद्यालयों में होना चाहिए। तो आप देखिए कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जरूरतमंद हैं, तो उनको किस तरीके से शिक्षा दी जा सकती है। नंबर 1 है कि दूसरे सामान्य बच्चों के साथ भी हम दे सकते हैं शिक्षा, या फिर हमें क्या करना है कि उनके लिए विशेष विद्यालय और विशेष शिक्षक नियुक्त करने चाहिए, या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए जो विधियां बनाई गई हैं उनसे पढ़ाना चाहिए, या फिर सिर्फ विशेष विद्यालय होने चाहिए उनके लिए। तो आप बताइए। दीपा का ए, शालू शर्मा का आंसर भी ए है, प्रियंका सिंह का भी ए है, अमरजीत का भी ए, पूजा शर्मा का सी, संदीप कुमार ए, कल्पना का ए, ललिता ने भी ए आंसर दिया है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कैसा होना चाहिए, सभी के लगभग ए आंसर आ रहे हैं। रिधि वर्मा ए, प्रियंका रानी ए, भारत ने भी ए आंसर दिया है। हाँ जी, बाकी बच्चे भी बताइए जल्दी से क्या आंसर हो सकता है। मनीषा ने भी ए आंसर दिया है, बिल्कुल ए आंसर ही आएगा। क्या आएगा, ए आंसर। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही हम क्या कर सकते हैं, जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। एक समावेशी शिक्षा होती है जो क्या कहती है कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा का अधिकार देती है। तो हमें क्या करना होगा, हम उन बच्चों को दूसरे सामान्य बच्चों के साथ भी शिक्षा दे सकते हैं।
ये नहीं है कि कोई गरीब बच्चा है आपके सामने तो उसके लिए आप ऐसा ही कोई विशेष विद्यालय ढूंढोगे, बिल्कुल नहीं। जिस स्कूल में बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं आप वहां पे भी उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बिठाने के लिए बोला गया है। आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, आपके जो भी प्रिंसिपल है या कोई भी लगा लो, उन्होंने आपको ये बोला है कि 2 मंद बुद्धि बच्चे हैं, यानी कि जिनका आईक्यू कम है, ज्यादा वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आपको अपनी कक्षा में बिठाने के लिए बोला गया कि आप इनको भी दूसरे बच्चों के साथ बिठाओ और पढ़ाओ। तो आप क्या करेंगे? नंबर 1, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बिठाने के लिए बोलेंगे। सबसे पहला कि आप प्रिंसिपल को कहेंगे कि मंद बुद्धि बालकों के लिए जो कक्षा बनाई गई है उन्हीं कक्षा में इनको बिठाया जाए, या फिर उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे, या आप मना कर देंगे कि ऐसे बच्चे को मैं नहीं पढ़ा सकती या पढ़ा सकता, या फिर ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे कि कुछ ऐसी तकनीक आप सीख लेंगे जो ऐसे बच्चों को पढ़ा सकती हो, और तीसरा उपरोक्त में से कोई नहीं, या कुछ और तरीका आप आजमाओगे। तो आप बताइए 42 जो क्वेश्चन है उसका सी आंसर दे चुके हैं 2 बच्चे, शालू और किरण। तो आप बताइए बाकी बच्चे आप क्या करोगे एक अध्यापक होने के नाते? दीपा का भी सी आंसर आ गया, प्रियंका सिंह का भी सी आंसर आया है। तो बताइए बाकी बच्चे कि आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में अगर आपके सामने 2 मंद बुद्धि बालक हों? कल्पना का भी सी आ गया, विजया रानी सी और ए में डाउट है, ओके जी। और बताइए प्रियंका रानी ए, भारत सी, संजू रानी का भी सी है, अमरजीत ने भी सी आंसर दिया है। हाँ जी बिल्कुल बताइए। पूजा भाटिया सी, विजय यादव ए आंसर, रवीना भादु ने भी सी दिया है, रिधि वर्मा ने भी सी आंसर दिया है। हाँ जी बिल्कुल। आप क्या करेंगे? आप ऐसी तकनीक सीख लेंगे जैसी तकनीक से मंद बुद्धि बालकों को पढ़ाया जा सके। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है जिन्होंने सी आंसर दिया है। रवीना भादु आपके पास है, बिल्कुल आप पढ़ा रहे हैं, आपके पास है बिल्कुल। तो समावेशी शिक्षा ने यही सब किया है कि जो मंदबुद्धि बालक है या फिर जो सामान्य बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, सभी एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 42 का सी आंसर आ जाएगा कि हम ऐसी तकनीक सीखेंगे जिससे हम उन बच्चों को पढ़ा पाए। हाँ जी बिल्कुल पूजा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसी को कोई भी डाउट लगे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श मतलब क्या होती है? सलाह। जो सलाह होती है उसका क्या उद्देश्य होता है? तो देखिए, बच्चों की कमियों का कारण पता करना, बच्चों की कमियों का कारण पता करना, बच्चे को समझना या फिर बच्चे को समझना, या बच्चे को समायोजन में सहायता करना। समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करने में सहायता प्रदान करना, या उपरोक्त सभी। परामर्श का क्या उद्देश्य होता है? बच्चों की कमियों के कारण पता लगाना कि बच्चों के अंदर अगर कोई कमी है तो क्या कारण है उसका, या फिर उससे आप बच्चे को समझ भी सकते हो या बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान कर सकते हो। भावना का डी आंसर आ गया, लगभग सभी के डी आंसर आ रहे हैं। या उपरोक्त सभी देख के उपरोक्त सभी लगा दिया? जल्दी से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। परामर्श का उद्देश्य पूछा गया है कि परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? सभी के डी आंसर आ रहे हैं। पूजा भाटिया का डी, प्रियंका रानी का भी डी है, पूजा शर्मा का डी। ये जो बच्चे अभी क्लास नहीं लगा रहे ना, फिर बाद में मत कहना कि फेल हो गए। ध्यान दे लो अपना और क्लास लगा लिया करो, और बार बार कहने की जरूरत ना पड़े। मैच्योर हो तुम, सब समझते हो, छोटे बच्चे नहीं हो जो तुम्हें डांटा जाए रोज रोज और तुम्हें इनवाइट किया जाए कि आ जाओ क्लास का टाइम हो गया। रिधि वर्मा बी लग रहा है, परामर्श सलाह।
क्या उद्देश्य होता है? उपरोक्त सभी हो सकते हैं। तो 43 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, डी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इससे हम बच्चों की कमियों का कारण भी पता कर सकते हैं कि बच्चे में क्या कमी है, उसके बाद बच्चे को समझ भी सकते हैं और उसके बाद बच्चे को एडजस्टमेंट में सहायता भी प्रदान कर सकते हैं। अगर आप बच्चे के साथ कोई बात कर रहे हैं तो वहां से आपको बहुत सारी चीजें पता लग सकती हैं। ऊपर जो मैंने 3 बातें आपको ऑप्शन में दी, तीनों बातें ही हो सकती हैं। तो 43 का क्या आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, 43 क्वेश्चन हो चुका है हमारा। 44, बच्चों के लिए निःशुल्क यानी कि बिल्कुल फ्री। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है। तो 2009 के अंदर एक शिक्षा का अधिकार लागू किया गया था। 2009 के अंदर 4 अगस्त 2009 को एक शिक्षा का अधिकार लागू किया गया था, जिसमें क्या था कि बच्चे को जो अनिवार्य शिक्षा है वो और कैसी देनी है? निःशुल्क देनी है। यानी कि उनसे किसी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में कोई भी पैसा नहीं लेना, ना कि यूनिफॉर्म का, ना कोई उनके परिवहन खर्च, यानी कि उनको लेके जाना और कहीं दूर से बच्चा आ रहा है तो ये सारे ऐसे थे कि निःशुल्क होनी चाहिए जो भी फैसिलिटी बच्चे के लिए हो। तो वो किस एज के बच्चे के लिए थी बताइए? एडवाइज, भावना एडवाइज। हाँ जी बिल्कुल लगेगी। मैथ की क्लास भी कई बार थोड़ा इशू हो जाता है, मौसम खराब हो जाता है, लाइट चली जाती है तो बोर्ड है वो चल नहीं पाता, तो उस वजह से आपकी क्लास रह जाती है। ठीक है, तो अदरवाइज आपकी क्लास चलती है अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का इशू नहीं होता तो। बताइए कौन सी एज के बच्चों के लिए 2009 का जो अधिनियम था वो शुरू किया गया था? 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार एक अधिनियम पारित किया गया था। तो जिसमें बताइए, हाँ जी बिल्कुल सभी ने ए आंसर दिया है। प्रियंका रानी ने, संजू रानी, विजय रानी, भावना, मिस्टर वर्मा। 44 का डी, शालू शर्मा ए, प्रियंका सिंह का ए, रितु का ए। बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए किस आयु वर्ग के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था? रवीना भादु ए, हाँ जी बिल्कुल 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए। अभी भी आप अपने स्कूल में देखते हो, सरकारी स्कूलों में नर्सरी से 8वीं तक, नर्सरी से 8वीं तक बुक्स वगैरह बच्चों को स्कूल में ही मिलती है। ठीक है, हाँ जी। तो क्या आंसर आ जाएगा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान में देना चाहिए। कुछ विशिष्ट बालक हैं आपकी कक्षा में, ऐसे बालकों के लिए, कैसे बालकों के लिए? विशिष्ट बालकों के लिए इनकी शिक्षा के लिए शिक्षक को क्या ध्यान देना चाहिए? अनुशासन पर ध्यान देना चाहिए, या फिर अपने पहनावे पर ध्यान देना चाहिए, या फिर व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए, या फिर पाठ्यक्रम पर ध्यान देना चाहिए? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने। आपकी कक्षा में कुछ विशिष्ट बालक हैं जिनकी आपने शिक्षा हेतु कैसा ध्यान रखना है? अनुशासन पर ध्यान रखना है, या खुद के पहनावे पर ध्यान रखना है, या व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान रखना है, या पाठ्यक्रम पर ध्यान रखना है? विजया रानी 45 का डी, दीपा का ए, भावना का भी डी, कल्पना का डी, शालू शर्मा ए, सुनीता शर्मा डी, दीपाली अरोड़ा ए, प्रियंका सिंह का भी ए, प्रियंका सिंह ए, अमरजीत डी। ये जो बच्चे लेट आते हैं क्लास में जल्दी आ जाया करो। विजया रानी 45 में ए और डी में डाउट है। दीपा का डी, रितु का डी, किरण का भी डी, सभी डी पर आधारित हैं।
हाँ जी बिल्कुल शारदा, होगी मैथ्स की क्लास भी। रवीना भादु का ए। बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए क्या आंसर आ जाएगा। सही आंसर नहीं पहुंचा अभी तक मेरे पास, राइट आंसर अभी नहीं पहुंचा है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु प्रियंका रानी ए और डी, ए और डी प्रियंका रानी। संजू रानी ने डी दिया है। सुमन लेट हो गए शायद, आज रिप्लाई अभी आया है। सुमित गांधी ए, ललिता ए और डी में दोनों में। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए? व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को क्या जरूरत है, बच्चे की जो व्यक्तिगत आवश्यकता है उस पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। पाठ्यक्रम तो बना होता है ना एनसीईआरटी बुक्स के अंदर बच्चों का, कि आपने इस क्लास के बच्चे को ये पढ़ाना है। अनुशासन तो सभी बच्चों के लिए होगा, और अपने पहनावे पर हमें ध्यान क्यों देना है? तो हमें ध्यान देना है बच्चे की जरूरतों पर, कि बच्चा क्या महसूस कर रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? राइट आंसर इसका सी आ जाएगा। 45 का क्या आंसर आएगा? व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए बच्चे की। चलो जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है, कोई भी बच्चा है जो आपके स्कूल में पहली बार विद्यालय आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उससे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, कि जो उसको लेके आए उसको बोलो कि इसको ऐसे स्कूल में लेके जाओ जहां पे ऐसे बच्चों को पढ़ाई दी जाती है। या फिर सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, या फिर सहकारी योजनाएं जो होती हैं बच्चे के लिए उससे रिलेटेड बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, या फिर उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। तो 4 ऑप्शन आपके पास। एक निर्योग्य बच्चा है, ठीक है, तो वो आपके स्कूल में आता है, तो आप क्या करोगे? आप उसकी प्रवेश परीक्षा लोगे, एंट्रेंस टेस्ट लोगे, कि आपने उसको प्री नर्सरी में डालना है तो उससे पहले ही उसका टेस्ट लेने लग जाओ, या फिर आप क्या करोगे? उनके पेरेंट्स को सलाह दोगे कि आपका बच्चा निर्योग्य है, यानी कि योग्य नहीं है पढ़ने के, तो आप इसको ऐसे स्कूल में लेके जाइए जहां पे ऐसी पढ़ाई करवाई जाती है जैसी इसके लिए जरूरी है। या फिर आप क्या बोलोगे कि सरकारी योजनाएं होती हैं उनको विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करेंगे, या फिर उसको अलग रखेंगे बच्चों से। तो एक आंसर मेरे पास आ चुका है संजू रानी का, जिन्होंने सी आंसर दिया है। कल्पना ए और सी में डाउट है। कल्पना आपका डाउट क्लियर कर दूं, जो ए है वो सरकारी स्कूलों के लिए नहीं है, वो प्राइवेट स्कूलों में चला हुआ है एंट्रेंस टेस्ट, सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। पूजा शर्मा सी, प्रियंका सिंह का सी, सुमन का सी, मिस्टर वर्मा यानी कि किरण का भी सी, दीपा का सी, विजया रानी ने भी सी दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए क्या आएगा इसका आंसर। आप क्या करोगे ऐसी स्थिति में? सी आंसर आ रहे हैं सभी के। बिल्कुल सी आंसर ही आएगा, यानी कि उस बच्चे के लिए जितनी योजनाएं आती हैं वो विकसित करने के लिए आप उसके माता पिता के साथ चर्चा करेंगे, यानी कि उनके माता पिता को बताएंगे आप कि बच्चे के लिए ये योजनाएं हैं और आपका बच्चा इस तरीके से आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सी। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? समावेशन से क्या अभिप्राय है? पहला, मंद बुद्धि बालकों को शिक्षा प्रदान करना, मंद बुद्धि बालकों को शिक्षा प्रदान करना, लड़के लड़कियों व वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना, या शारीरिक अयोग्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना, या सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना।
समावेशन, समावेशन का अर्थ बताना आपने, क्या आएगा? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, पूछा क्या गया है, समावेशन का क्या अर्थ होता है, और ये शिक्षा में पूछा गया है। समावेशित करना, बच्चे को एडजस्ट करना। अमरजीत का डी आंसर, रिधि का भी डी है, शालू शर्मा का डी, विजया रानी डी, प्रियंका सिंह का भी डी है, सुनीता का डी, दीपा का डी, रितु का भी डी है। हाँ जी बताइए, बिल्कुल शिक्षा में समावेशन, समावेशन बिल्कुल राइट आंसर है, डी आंसर, कि सभी विद्यार्थियों को, इसमें क्या होगा कि सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकार करना, चाहे कोई बच्चा प्रतिभाशाली है, कोई विशिष्ट है, मंदबुद्धि है, कैसा है, सभी को शिक्षा प्रणाली में स्वीकारना ही क्या होता है, शिक्षा में समावेशन का अर्थ होता है। अच्छे से करते जाइए इन क्वेश्चंस को, पेपर में यही मिलेंगे आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। हाँ जी, तो 47 का क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है। एक बालक है, वो कुछ वस्तुएं अगर देखता है तो उसको कुछ समस्या आती है वस्तुओं को देखने में, ठीक है, तो उसका दाखिला NCF 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होगा? NCF 2005 के आधार पर किस कक्षा में होगा बताइए? पहला है विशिष्ट विद्यालय में, नियमित विद्यालय में, समावेशी विद्यालय में, या एकीकृत विद्यालय में। 4 तरीके के विद्यालय हैं आपके पास, तो आप मेरे को बताइए कौन से में होगा। शायद आपको इसकी डिटेल नहीं पता, NCF 2005 का क्या है। NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसके अंदर 2005 के अंतर्गत क्या बताया गया है आप देखिए। अभी मैं आपको रिपीट कर चुकी हूँ, पीछे अभी बताया है मैंने। प्रियंका सिंह का बी, संजू रानी एग्जाम मई में होगा, बस यही मंथ है आपके पास, हो सकता है अप्रैल के लास्ट में ही हो जाए। सबका बी आंसर आ रहा है, दीपाली का ए आ गया, भावना का सी, सुमन जयपाल बी, सुमन जयपाल ने दोबारा से बी आंसर दिया है, किरण ने 48 का ए, अमन कौर का डी है, प्रियंका रानी ने बी आंसर दिया है, कल्पना रोज ने बी दिया है। नियमित विद्यालय, नियमित विद्यालय वो होते हैं जो कानून नियम के अनुसार चलते हैं, उनका एक समय होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक आपको रहना है। पूजा भाटिया सी। अभी मैंने आपको पीछे समावेशी शिक्षा के बारे में बताया था, जिसमें क्या बताया था कि चाहे मंदबुद्धि बालक है, आपको क्या पढ़ाना है, उसको सामान्य बालकों के साथ ही पढ़ाना है। तो ऐसे विद्यालय कौन से होते हैं जहाँ पे सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, वो होते हैं समावेशी विद्यालय। तो चाहे बच्चे को वस्तुओं को देखने में दिक्कत ही क्यों ना हो, तो भी उसको कैसे विद्यालय में पढ़ाना है, समावेशी विद्यालय में। क्लासें चल रही हैं, बस आप क्लासें लेते जाइए, नोट्स के चक्कर में मत पढ़ें, ये कर लोगे तभी पास हो जाओगे। 48 का आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा, समावेशी विद्यालय, जहां पे सभी को एक साथ शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो यही आ जाएगा इसका आंसर सी। नेक्स्ट देखिए, समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? अभी अभी बताया है आपको, समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है। नंबर 1, नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। सेकंड, शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना। तीसरा, शिक्षण का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सकें। या फोर्थ, कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना। बताइए जल्दी, अभी बताया है मैंने
पिछले क्वेश्चन में आपको समावेशी शिक्षा के बारे में बताया है और इसी क्वेश्चन के 4 आंसर आपके पास पहले में है कि सभी प्रकार के बालकों को बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना या शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना, कि पढ़ाने के लिए कोई विशेष विद्यालय खोले जाए या फिर एक विशेष तरीका अपनाना जिससे बालक सीख सके, और या फिर कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना। तो बताइए क्या आएगा। हाँ जी बिल्कुल, क्वेश्चन जैसे जैसे यही क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ ना, यही आप करते जाइए, नोट्स अपने आप ही बन रहे हैं। बिल्कुल किरण। भावना ने सी आंसर दिया है। आपका खुद का लिखा हुआ आपको ज्यादा याद रहेगा। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, एक क्या मैं 2-3 बार रिपीट करती हूँ, उसके बाद आप लोग आंसर दे रहे हो, उसके बाद आप उसको राइट कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज है जो प्रैक्टिकली जो चीजें होती हैं वो लाइफ टाइम रहती हैं। भावना का सी, प्रियंका सिंह का सी, सुनीता का ए, पूजा शर्मा सी, कल्पना का सी, पूजा भाटिया ए और सी आंसर ज्यादा आ रहे हैं। किरण का सी, अमन कौर ए, बिल्कुल ए आंसर आएगा इसका। क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। ए आंसर में क्या कहा है कि सभी बालकों का बिना भेदभाव के स्वागत करना। तो 49 का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। यही तो समावेशी शिक्षा है, इसमें किसी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। बिल्कुल क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। शिक्षण का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सकें, ये समावेशी शिक्षा नहीं कहती। समावेशी शिक्षा क्या कहती है? सभी को एक साथ शिक्षा दी जाए। तो क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा मानती है, समावेशी शिक्षा है वो क्या मानती है? हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। समावेशी शिक्षा क्या कहती है? हमको किसके अकॉर्डिंग किसको बदलना है? व्यवस्था के अकॉर्डिंग बच्चे को, या बच्चे के अकॉर्डिंग व्यवस्था को, या फिर परिवार के अकॉर्डिंग बच्चे को, या परिवेश के अकॉर्डिंग परिवार को। तो बताइए क्या आंसर आएगा इसका? समावेशी शिक्षा क्या मानती है? किसको किसके अकॉर्डिंग बदलें? बच्चे को व्यवस्था के अकॉर्डिंग बदलें, या व्यवस्था को बच्चे के अकॉर्डिंग बदलें, या फिर परिवार को बच्चे के अकॉर्डिंग बदले, या फिर वातावरण को परिवार के अकॉर्डिंग बदले। शालू शर्मा 50 का बी। नहीं, अलग होते हैं पूजा, दोनों अलग होते हैं। प्रियंका सिंह का बी, अमरजीत ने भी बी दिया है, दीपाली ने भी बी दिया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समावेशी शिक्षा क्या कहती है? जो अभी की जो शिक्षा है हमारी वो बाल केंद्रित शिक्षा है। बाल केंद्रित, ना कि अध्यापक केंद्रित। बाल केंद्रित शिक्षा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि क्या आंसर आ जाएगा। बच्चे को व्यवस्था के अकॉर्डिंग बदलना है या व्यवस्था को बच्चे के अकॉर्डिंग बदलना है? सुनीता समा बी, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा में आप क्या करोगे? बच्चे को बदल दोगे व्यवस्था के अकॉर्डिंग, या फिर व्यवस्था को बच्चे के अकॉर्डिंग बदल दोगे? विजया रानी ए आंसर। बाकी बच्चे भी बताइए जल्दी क्या आंसर आ जाएगा। रवीना का बी, भावना का ए, रितु का ए, सुनीता समा ए, बिल्कुल ए आंसर ही आएगा। आपने क्या करना है? व्यवस्था को बच्चे के अकॉर्डिंग बदलना है। आपकी व्यवस्था में कड़े नियम कानून है, बच्चा उनमें नहीं रह सकता इतनी पाबंदी में। तो आपने क्या करना है? बच्चे के अकॉर्डिंग बदलना है उसको, और वो भी उतना जितना एक्सेप्ट करता है आपका स्कूल। ये नहीं है कि सारी बातें उनके अकॉर्डिंग हो जाए।
तो क्या होगा कि व्यवस्था को आपने बच्चे के अकॉर्डिंग बदलना है, क्योंकि हमारी शिक्षा वो कैसी है, बाल केंद्रित है, बच्चे पे आधारित है। ए आएगा बिल्कुल आंसर इसका। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बताइए क्या आएगा। लवप्रीत बहुत लेट हो गए आप। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका यानी कि अध्यापिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नंबर 1, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना, ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। बताइए क्या जरूरी है उनके लिए। दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है, या फिर सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, या कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। तो बताइए, एक समावेशी शिक्षा है, आपके पास हर तरीके के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपकी क्या भूमिका होगी, आप क्या करोगे। आप उन बच्चों के माता पिता के व्यवसाय को जानोगे कि उनके माता पिता का प्रोफेशन क्या है, वो क्या काम करते हैं, क्या आप ये जानना जरूरी समझोगे, या फिर यह सोचोगे कि आप वो कक्षा को निर्देश दे रहे हो, ठीक है। या फिर आप ये सोचोगे कि प्रत्येक बच्चा जो चीज प्राप्त करना चाहता है उसको उसके अवसर मिले, या फिर आप ये योजनाएं बनाएंगे कि बच्चे सारे समान गति से आगे बढ़े। तो आप क्या करेंगे देखिए। हाँ जी बिल्कुल, 51 नंबर क्वेश्चन पे हैं हम। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर। विजया रानी डी, कबड्डी मोटिवेशनल डी। सुनीता ने 51 का ए आंसर दिया है। सुनीता, रिधि वर्मा डी, दीपाली अरोड़ा डी, अमरजीत ने भी डी दिया है, मिस्टर वर्मा डी, रवीना भादु डी, संजू रानी डी, प्रियंका रानी डी, पूजा भाटिया सी, लवप्रीत डी। जल्दी देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके पास हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं, आप समावेशी कक्षा में पढ़ाते हो, तो वहां आपका सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका आपकी क्या रहेगी, आप क्या करोगे। फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता। आपको क्या करना है कि उनके माता पिता क्या करते हैं, उसके बाद आप क्यों ये चीज मन में लेके आओगे कि आप ही मानक निर्देश कर रहे हो इन बच्चों का। तो क्या आएगा इसका, सी आंसर आएगा। आप ये देखोगे कि प्रत्येक बच्चा अपनी संभावना को यानी कि वो क्या करना चाहता है उस चीज को प्राप्त करने में उसका जो अवसर है उनको प्रदान करें। तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा इसका। 51 का जो आंसर है हमारा वो क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि बच्चा अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकता है। आपने बच्चे को लक्ष्य तक पहुंचाने के अवसर प्रदान करने हैं। लक्ष्य का मतलब ये नहीं नौकरी। अगर आप बच्चे को सिखा रहे हो तो वही सिखाने के अवसर प्रदान करो कि किस तरीके से वो बच्चा सीखेगा। तो 51 का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। जिसने भी सी दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। नहीं जी, कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। तो देखिए, अगर आपके पास मंदबुद्धि बालक है तो वो प्रतिभाशाली या विशिष्ट बच्चों के साथ कैसे आगे बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता ना। अगर वो थोड़ा धीरे सीख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप समावेशी शिक्षा दे रहे हो ना, समावेशी शिक्षक हो आप, तो वहां पे आपके पास हर तरीके के बच्चे होंगे। तो आप ऐसी तो तकनीक नहीं अपना सकते ना कि जिन बच्चों का आईक्यू लेवल अच्छा है वो बच्चे और जिनका आईक्यू अच्छा नहीं है सभी को आप इक्वल लेके चलो, तो इक्वल नहीं जा सकते ना। वो आपके पास मंदबुद्धि बालक भी है, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परामर्श का उद्देश्य, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। इससे नेक्स्ट देखिए, हस्तशिल्प शिक्षा दी जाती है। हस्तशिल्प, हाथ से कारीगरी करना, किसको देंगे हस्तशिल्प शिक्षा? प्रतिभाशाली बच्चों को, बहुत इंटेलिजेंट हैं जो, सृजनशील बच्चों को, जो एक्टिविटी करना चाहते हैं उन बच्चों को, या पिछड़े हुए बच्चों को, या अपराधी बच्चों को। पिछड़े जो बिल्कुल पढ़ाई में पीछे रह गए हैं उनको, या फिर जो बच्चे अपराधी प्रवृत्ति के हो गए हैं, लड़ाई झगड़ा ऐसे कार्य सीख गए हैं उनको। तो आप कैसे बच्चों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना पसंद करेंगे बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास। शालू शर्मा सी,
भावना सी, प्रियंका सिंह का सी, विजय रानी बी, लवप्रीत चौहान बी, रिधि वर्मा सी, जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा। पूजा शर्मा बी, रवीना भादु बी, दीपाली अरोड़ा सी, प्रियंका रानी सी। बिल्कुल 53 का क्या आ जाएगा, सी आंसर ही आ जाएगा। पिछड़े हुए बच्चों को, जो बच्चे पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप उनको हस्तशिल्प कलाएं भी सिखा सकते हो ताकि आगे आने वाले समय में उनको रोजगार के अवसर प्राप्त हो। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, सी आंसर आ जाएगा। सृजनशील बालक तो खुद ही कुछ ना कुछ करता रहता है। सृजनशील बालक कौन सा होता है, जो एक्टिविटी करता रहता है, तो वो तो अपने आप ही कुछ करता रहेगा। लेकिन आपने अगर शिक्षा देनी है तो वो किसको दोगे, पिछड़े हुए बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर निम्न में से किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे। जो विकलांग बच्चे हैं उनके अधिकारों के लिए एक अधिनियम बनाया गया था और उस पर जो हस्ताक्षर है वो किस वर्ष किए थे। तो बताइए, ऑप्शन नंबर 1 है 2006, 2007, 2008 या 2005। आपके पास 4 ऑप्शन है। विकलांग बच्चों के लिए जो अधिनियम बना था उस अधिनियम पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, 2006 में, 2007 में, 2008 में या 2005 में। गुरलाब सिंह बी, सुमन बी। गूगल का प्रयोग हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। प्रियंका सिंह बी, शालू शर्मा बी, दीपाली का ए, प्रियंका रानी बी, पूजा शर्मा बी, रवीना बी। बिल्कुल बी आंसर ही है इसका। 2007 में ही हस्ताक्षर किए गए थे। बी और सी में डाउट है, 2007 आएगा। रिधि, भावना ए नहीं है, भावना बी आंसर आएगा इसका। लो जी, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। समावेशी का मतलब आपको मैं पहले बता चुकी हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से देना समझ के। आपको क्या करना चाहिए, अशक्ष अधिगम करता है। जो अधिगम करता कौन से होते हैं, जो सीखने वाले हैं, यानी कि आपके स्टूडेंट्स हैं, के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। पहला काम ये है कि जो बच्चे आपके पास सीख रहे हैं उन बच्चों के प्रति दया का भाव होना चाहिए आप में। नंबर 2 क्या है, बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंद बुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ बच्चे जो कम सीख रहे हैं उनको बोल दिया कि आप मंदबुद्धि हो, उनको अलग बिठा दिया। उसके बाद अपाहिज बच्चे हैं उनको अलग बिठा दिया, ये भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, या फिर यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं के अनुसार सीखने की क्षमता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। एक, समावेशी शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, जो आपके पास सीख रहे हैं उनके लिए दया का भाव होना चाहिए, या फिर बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा इनकी श्रेणी में रखना चाहिए, या फिर केवल प्रतिभाशाली जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो योग्य बच्चे हैं, सिर्फ उन पे ध्यान देना चाहिए, या फिर यह सोचना चाहिए कि सभी बच्चों में योग्यता है सीखने की। तो बहुत इजी सा आंसर है इसका। बताइए जल्दी क्या होगा। 55 का डी, रवीना का भी डी, सुमन का भी डी, विजया रानी डी, पूजा भाटिया का डी। बिल्कुल सभी का डी आंसर ही आ रहा है।
बिल्कुल इजी आंसर था इसका। तो यही होगा कि यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था ये। आगे मैथ्स की क्लास आ रही है और अपनी मैथ्स की क्लास लें और टाइम से पहुंच जाया करें सभी।